हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है इसमें कि कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र वह सूत्र है जो किसी भी दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में संबंध बताता है। और वो संबंध क्या है कि 1/f = 1/v + 1/u। ये मैं आपको कल बता चुका था कि f को हम फोकस दूरी से दर्शाते हैं, v को वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं। इन तीनों के बीच में जो संबंध बताता है उस सूत्र को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। इस पर आधारित कुछ सवाल हैं जिसका एक उदाहरण मैंने आगे दिया हुआ है। उससे पहले एक चीज़ और समझिए, आवर्धन क्या होता है। आवर्धन होता है कि कोई भी एक दर्पण किसी भी वस्तु को कितने गुना बड़ा या छोटा करके दिखाता है, उसको हम उस दर्पण का आवर्धन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो समतल दर्पण होता है हमारा, समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है, यानी कि वो वस्तु के आकार का ही मतलब जो वस्तु उसका प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार का ही आपको दिखाई देगा, इसलिए समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। यह एक दर्पण किसी वस्तु के प्रतिबिंब को कितना गुना बड़ा या कितने गुना छोटा करके दिखाता है, वह उस दर्पण का आवर्धन कहलाता है। एक दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। आवर्धन को मापते कैसे हैं कि एक दर्पण ने जो प्रतिबिंब बनाया है किसी भी वस्तु का, उस प्रतिबिंब की ऊंचाई और उसका अनुपात किसके साथ, वस्तु की ऊंचाई के साथ। ये देखिए, ये लिख रखा m से दर्शाया जाता है आवर्धन को, जो h2/h1 है। m क्या है यहाँ पे, आवर्धन है। h2 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। और h1 क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। ये एक लाइन मैंने आगे लिख रखी है कि जब भी वास्तविक इमेज बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उसके लिए जो आवर्धन होगा वो ऋणात्मक होता है, आगे लिख रखा है मैंने ये। और आभासी प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे, सवाल करते टाइम हमारे काम आएगी ये चीज़ें। कभी कभी किसी सवाल में वस्तु की प्रतिबिंब और ऊंचाई नहीं, वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें h1 और h2 की जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं दी जाती है, तो उसके लिए आवर्धन का एक अन्य सूत्र भी होता है कि किसी दर्पण का आवर्धन एक प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के ऋणात्मक अनुपात, देखिए मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ऋणात्मक अनुपात, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की दूरी u, इन दोनों का अनुपात और उसके आगे माइनस का साइन, इसलिए इसको हम ऋणात्मक अनुपात कहते हैं। कि किसी दर्पण का आवर्धन एक प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के ऋणात्मक अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे m वही आवर्धन है, माइनस ये ऋणात्मक अनुपात के लिए है, v वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी और u क्या है, वस्तु की दूरी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ मैंने लिख रखा है, इस चीज़ को आप ध्यान से नोट कीजिए, सवाल करते टाइम काम आएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो ऋणात्मक होता है। कई बार ऐसा होता है कि सवाल में सीधा ये दिया जाता है कि कोई भी एक दर्पण है वो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और उसका जो आवर्धन है वो 3 है, तो हमें सवाल करते टाइम उसमें जब वास्तविक प्रतिबिंब आ गया तो अपने आप उसके आगे माइनस लगा लेना है। और आभासी प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है। वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए चिन्ह परिपाटी, देखिए ये है कि आपने ये देखा है, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर ये कोई भी एक दर्पण है, ये दर्पण है, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु हमेशा सीधी रखी जाती है, तो वस्तु की जो ऊंचाई होगी वो हमेशा h1 यानी कि वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बात करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई की, तो प्रतिबिंब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो नीचे की तरफ बनता है, जिसमें हम लिखते हैं कि वो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और कुछ केसेस में सीधा प्रतिबिंब बनता है इसके दर्पण के इधर इस साइड दाईं तरफ, सीधे हाथ की तरफ, जहाँ पे वो किरणें हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब प्रतिबिंब जो है वो अगर उल्टा बन रहा है तो उसके लिए हम माइनस साइन यूज करेंगे हाइट का, और अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो उसके लिए हम प्लस का साइन यूज करेंगे। यानी कि जो भी चीज़ मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ होगी उसके लिए धनात्मक पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, और जो भी चीज़ इस मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ होगी उसके लिए ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव साइन यूज करेंगे। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है इस चीज़ को कि यदि वस्तु या प्रतिबिंब कोई भी चीज़ है, अगर वो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ है तो ऊंचाई को हम धनात्मक में दर्शाते हैं, और यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है, यहाँ पे सिर्फ मैंने प्रतिबिंब लिखा है क्योंकि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है, सीधी रखी जाती है, इसलिए हम इसको वस्तु की ऊंचाई को हमेशा ही धनात्मक लेते हैं। यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है तो उसकी ऊंचाई को हम ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। अब एक सवाल देखिए, सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है कि हमें पहले छोटे छोटे उसमें पार्ट्स में इस सवाल को तोड़ के क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। एक अवतल दर्पण, दर्पण का प्रकार हमें बता दिया गया है, अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई किसी वस्तु, यानी कि वस्तु की दूरी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। यू का मान हमें दे दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि यहाँ पे आवर्धन क्या दे दिया, 3 गुना।
3 आवर्धन की वैल्यू होगी। जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए मैंने आपको यहाँ बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ये कि जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो 3 की वैल्यू है, सवाल सोल्व करते टाइम हम इसको -3 लिखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, वस्तु की दूरी हमें बता दी, दर्पण का प्रकार बता दिया, आवर्धन बता दिया। आवर्धन यहाँ पे -10 है, -3 है, और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ये हमने कल के चिन्ह परिपाटी में पढ़ा था। तो यहाँ पे u की वैल्यू -10 होगी, m की वैल्यू -3 होगी। ये देखिए सवाल है हमारा, और वस्तु प्रतिबिंब की हमें स्थिति बतानी है। इस सवाल में आवर्धन 3 है, वस्तु की दूरी 10 हमेशा ऋणात्मक होगी, इसलिए हमने इसको -10 लिख दिया। और वस्तु प्रतिबिंब की दूरी आएगा यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, हमसे पूछा है। m बराबर हमने पढ़ा है पीछे वाले पेज में कि जो अगर हमें ऊंचाई नहीं दी होती है तो हम आवर्धन दूसरे सूत्र से भी निकाल सकते हैं कि वो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के ऋणात्मक अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे -v/u = m, m हमने -3 लिया है। यहाँ ध्यान दीजिए कि आवर्धन के आगे भी माइनस साइन लगा है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। -3 बराबर ये वाला -v/u, वस्तु की दूरी हमेशा ही ऋणात्मक होती है, -10। यहाँ पे v क्या आ गया, -30, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। और क्योंकि ये ऋणात्मक में आ रही है, वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ बनेगा। ये हमने कल की चिन्ह परिपाटी में पढ़ लिया था। ये देखिए दूसरा, अब हम पढ़ रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में उत्तल और अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं। यहाँ एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपके जो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक, आपने देखा होगा ना, अगर आप किसी दांतों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास इस तरीके से एक छड़ी के साथ एक दर्पण लगा हुआ होता है, वो ताकि वो उस चीज़ को, दांतों के अंदर जो है, मुंह के अंदर की चीज़ों को बड़ा बना के देख सके। क्योंकि हमने देखा है कि अवतल दर्पण अधिकांशतः किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण, क्योंकि दोनों के दोनों प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में हमने 2 केस पढ़े थे, उनमें दोनों में क्या हो रहा था कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा था और आभासी बन रहा था। अवतल दर्पण में अधिकांशतः प्रतिबिंब वास्तविक बन रहे थे और उससे वस्तु के साइज से, वस्तु के आकार से बड़े बन रहे थे। तो यहाँ पे क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब, बड़ा करके प्रतिबिंब दिखाता है। तो दंत चिकित्सक जो होते हैं वो इस तरीके का इस तरीके के आकार का एक दर्पण यूज करते हैं, ताकि वो दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखा जा सके, अंदर, मुंह के अंदर चीज़ों को साफ साफ और बड़े तौर पर देखा जा सके। ये है गाड़ियों की हेडलाइट, टॉर्च आदि में परावर्तक सतह अवतल आकार की होती है। गाड़ियों की टॉर्च, आपने गाड़ियों के हेडलाइट और टॉर्च देखा होगा, ये देखिए, ये इस तरीके की होती है। यहाँ पे बल्ब होता है, इससे क्या होता है कि यहाँ पे परावर्तित किरणें दूर तक जा सकें। इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि जो बल्ब होगा ये यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि ये जो अवतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी पर ही ये बल्ब की दूरी एडजस्ट हो। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि फोकस दूरी से आने वाली जो किरणें होती हैं, जो फोकस में से गुजरेंगी, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे बल्ब अगर लगाया गया है तो यहाँ से आने वाली आपतित किरणें, यानी कि फोकस से आ रही हैं, मुख्य फोकस से आपतित किरणें आ रही हैं, जो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, और उससे क्या होगा कि मतलब समानांतर हो जाएंगी, और उससे क्या होगा कि वहाँ दूर तक दिखाई देगा। ये देखिए मैंने लिख रखा है, अवतल आकार की होती हैं ताकि परावर्तित किरणें दूर तक जा सके। इन वस्तुओं में बल्ब को अवतल सतह के फोकस, मुख्य फोकस पर लगाया जाता है ताकि परावर्तित किरणें समानांतर होकर दूर तक जा सके। तीसरा, आपने देखा होगा कि घरों में हम डिश टीवी, DTH वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो उनको जो हम सिग्नल्स को ग्रहण करने के लिए, टीवी सिग्नल्स को ग्रहण करने के लिए जो एंटीना की प्लेट होती है वो अवतल आकार की होती है ताकि सिग्नल्स को ढंग से ग्रहण किया जा सके। और बड़ी बड़ी सौर भट्टियों में अधिक ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये 4 हैं अवतल दर्पण के उपयोग। दंत चिकित्सक जो हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। गाड़ियों के हेडलाइट और टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। टीवी सिग्नल्स को ग्रहण करने के लिए जो एंटीना की प्लेट होती है वो अवतल आकार की होती है। और बड़ी बड़ी सौर भट्टियों में जो अधिक ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए अवतल दर्पण की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का। ये आपके बोर्ड में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं। पश्च दृश्य जो साइड मिरर्स होते हैं, जो आप अगर ड्राइविंग करते हैं तो पीछे देखने के लिए जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो शीशे होते हैं उनको हम पश्च दृश्य कहते हैं। पीछे देखने के लिए जो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है, मैंने सबसे ऊपर एक लाइन लिख दी थी कि उत्तल दर्पण जो होते हैं वो किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी कि उस उत्तल दर्पण में जब आप पीछे की चीज़ें देखोगे तो वो आपको छोटी दिखाई देंगी, यानी कि वो एक
बड़ा एरिया कवर करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक का आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि क्योंकि ये जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण, ये वस्तु का सीधा और छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाता है ताकि अधिक दूरी तक का दिखाई दे सके। और दूसरी बात जो है उत्तल दर्पण की, वो आपने देखे होंगे बड़े आकार के उत्तल दर्पण मेट्रो स्टेशन पे और शॉपिंग मॉल्स में लगे होते हैं, बहुत बड़े आकार के, ताकि बड़े क्षेत्र तक निगरानी रखी जा सके। एक चीज़ जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको वैसे मौखिक तौर पर बता दी है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, वो देखिए यहाँ आपको पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब में परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं, आभासी प्रतिबिंब में परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जो सीधा प्रतिबिंब होगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे आप सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा कभी कि पीछे से आने वाली जो दर्पण से पास होकर आने वाली जो तस्वीरें हैं वो आपको सामने पर्दे पर दिखाई देती हैं, तो वो क्या होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो पर्दे पर लिया जा सके। और समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब होते हैं वो आभासी प्रतिबिंब होते हैं। थैंक यू।